Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 29th of December 2021. 29 दिसंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। अब देखो, दिसंबर हो रहा है ख़त्म, जनवरी होने वाला है शुरू। अब जैसे ही जनवरी शुरू होगा तो आपका समझ लो एक्सेलेरेटर पे पैर पहुंच जाएगा जो आपकी तैयारी का है। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप रिवीजन कर रहे होंगे। नई चीज़ें पढ़ना तो बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन रिवीजन के बिना सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए याद रखना, रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी मेरा एनालिसिस देखते हैं वो अपने रिवीजन नोट्स तैयार रखें ताकि इजीली वो रिवाइज कर सके, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक इट, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। और आप हमारा अगर करंट अफेयर्स का प्लान ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें मैं सारा कंप्लीट कराऊंगा करंट अफेयर्स वाला पोर्शन और ऑल, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल, पतंजलि द नोटेबल ग्रामेरियन हु रोट महाभाष्य वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसके कंटेम्प्रेरी थे? पहला सवाल। ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, देवभूति, सिमुका या मिलिंद। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। द टर्म यवन प्रिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइसेस। यवन प्रिया टर्म इनमें से किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस आर कार्डमम, सिनेमन, पेपर और क्लव्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुजरिस एंड तोंडी वर द एंशिएंट पोर्ट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर। इनमें से किस एम्पायर के कंट्रोल में थे मुजरिस और तोंडी नाम के एंशिएंट पोर्ट्स? ऑप्शंस आर चेराज, चोलाज, पांड्याज या सतवाहनाज, ठीक है ना। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू। इनके आंसर्स आप अटेम्प्ट करिए, मुझे बताइए। मैं आपको आंसर्स अभी जस्ट जैसे एडिशनल न्यूज आइटम्स बता दूंगा ना, उसके बाद मैं आंसर्स आपको बता दूंगा। बट प्लीज अपनी तरफ से आप अटेम्प्ट करिएगा और मुझे बताइएगा एंड में कि कितने सही थे। तीनों सवाल आपने देख लिए, आंसर करिए। मूव करते हैं एडिशनल न्यूज आइटम्स की तरफ। पहली जो न्यूज है वो है कारमाइकल माइन इन ऑस्ट्रेलिया। कारमाइकल माइन इन ऑस्ट्रेलिया, तो अडानी ग्रुप जो है उसने स्टार्ट कर दिया है हाई क्वालिटी लो सल्फर कोल निकालना फ्रॉम द कारमाइकल माइन इन ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स मीटिंग द एनर्जी नीड्स। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टुवर्ड्स मीटिंग द एनर्जी नीड्स। और ये अडानी ग्रुप का, इंडिया की तरफ से अडानी ग्रुप है जो कि ऑस्ट्रेलिया में जिसको परमिशन मिली है। कारमाइकल माइन की अगर हम बात करें तो इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ गैलीली बेसिन। तो याद रखिएगा, नॉर्थ गैलीली बेसिन में लोकेटेड है एंड इट इज मोर देन 300 किलोमीटर्स फ्रॉम द क्वींसलैंड कोस्ट लाइन। क्वींसलैंड का ही नाम क्यों आएगा, क्या आपको पता है? क्वींसलैंड वाले रीजन में ही आपका जो ये वाला है ना, इसका ग्रेट वो कोरल रीफ्स वाला रीजन है, ग्रेट बैरियर रिफ्ट, तो क्या बोलते हैं उसको, ग्रेट, है ना। तो वो यहीं पे लोकेटेड है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ये क्वींसलैंड वाले पोर्शन पे ही है। कारमाइकल माइन जो है नॉर्थ गैलीली बेसिन में लोकेटेड है एंड दिस कारमाइकल प्रोजेक्ट वॉज प्रपोज्ड इन 2010, है ना। 2010 में प्रपोज किया गया था और अडानी ग्रुप को बहुत पहले ही इसमें काम करने के लिए परमिशन मिल गई थी, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट एंड दिस कॉन्ग्लोमरेट रन बाय इंडिया सेकंड रिचेस्ट मैन गौतम अडानी हैज प्लान्ड एन इनिशियल प्रोडक्शन ऑफ 10 मिलियन टन्स अ ईयर फ्रॉम द माइंस इन द गैलीली बेसिन। तो ये इसका प्रोडक्शन का इन्होंने जो टारगेट सेट किया है, लगभग 10 मिलियन टन का टारगेट है फ्रॉम द गैलीली बेसिन माइंस। दिस इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। यहाँ का जो कोल है उसमें सल्फर कंटेंट बहुत कम है और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि इसका सल्फर कंटेंट बहुत ज़्यादा कम है और कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई है। अगली न्यूज की तरफ आते हैं। द ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड, याद रखिएगा, ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड जो है वो प्रेजेंट किया गया दुबई में। और ये किसको मिला है? ये जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है ये सूरत के एक इंडस्ट्रियलिस्ट है विरल देसाई। सूरत के एक इंडस्ट्रियलिस्ट है विरल देसाई, उनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है ना। याद रखिएगा, सूरत के एक नोटेड इंडस्ट्रियलिस्ट है विरल देसाई, उनको ये मिला है। कुछ लोग इनको वायरल देसाई भी बनाएंगे, लेकिन आप वायरल देसाई मत बोलना, ये विरल देसाई है। इनको ग्रीन मैन भी कहा जाता है। ही इज नोन एज ग्रीन मैन बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर द एनवायरनमेंट एज वेल। तो विरल देसाई ग्रीन मैन भी कहा जाता है एंड इज नोन एज ग्रीन मैन बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर द एनवायरनमेंट। अब तीसरा जो है न्यूज वो है नासा का साइक मिशन। तो नासा का साइक मिशन बेसिकली लॉन्च होगा अगस्त 2022 में एंड इट विल बी द फर्स्ट लॉन्च टू एक्सप्लोर अ जाइंट मेटल एस्टेरॉइड नोन एज साइकी विच इज इन द मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है ना। तो एक एस्ट्रॉइड को खोजने जाएगा, मतलब खोजने नहीं, उसको स्टडी करने जाएगा। एस्ट्रॉइड का नाम क्या है? साइकी।
और साइकी एस्ट्रॉइड जो है वो मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट में लोकेटेड है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ये भी याद रखिएगा, ये मार्स एंड जुपिटर के बीच में है एंड इट इज ऑर्बिटिंग द सन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मेन जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है ना वो मार्स एंड जुपिटर की ही है। मेन जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है वो मार्स और जुपिटर की ही है और उसी को कहना चाहिए कि ये करने जाएगा। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। उसी को ये देखने जाएगा, खोजने जाएगा, समझने जाएगा। इसके अलावा एस्ट्रॉइड का एक और मिशन है जिसका नाम है लूसी मिशन, विच इज टू एक्सप्लोर द जुपिटर ट्रोजन एस्ट्रॉइड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें आपको दो चीजें मिलती है। एक तो आपको लूसी मिशन के बारे में पता चलता है। लूसी मिशन क्या है, मैंने आपको बताया कि ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स को के बारे में। ट्रोजन एस्ट्रॉइड, अब ट्रोजन जो वर्ड है ना, ट्रोजन एस्ट्रॉइड उन एस्ट्रॉइड्स को बोलते हैं जिनका ऑर्बिट वो जुपिटर का ऑर्बिट करते हैं। जुपिटर का ऑर्बिट जो होता है ना वो ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स कहलाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए लूसी मिशन है। और आपका जो अभी मैंने साइकी मिशन बताया, जो साइकी मिशन बताया वो दैट इज फॉर द एस्ट्रॉइड साइकी। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है कि नितिन गडकरी जी ने इंडिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया का जो फर्स्ट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इंडिया का फर्स्ट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो कहाँ पर है, वो गाजियाबाद में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे डासना गाजियाबाद। याद रखिएगा नाम, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे डासना गाजियाबाद। इंडिया का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ठीक है ना, इंडिया का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये आप याद रखिएगा। दिस इज द थिंग व्हिच यू कैन रिमेंबर। ठीक है, तो दीज आर द न्यूज आइटम्स, है ना। तो हमने साइकी मिशन के बारे में जाना, ग्रीन मैन के बारे में जाना एंड विरल देसाई जी के बारे में जाना, ये सारी चीज़ें हमने देखी। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, अब मैं आपको बताऊंगा बेसिकली वो वाला पोर्शन जो क्वेश्चंस हमने पूछे उनके आंसर्स आपको बता देता हूँ। लेट मी टेल यू द आंसर्स वन बाय वन। जो भी सवाल हमने पूछे उसके आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था कि पतंजलि का बेसिकली पतंजलि जो नोटेड ग्रामेरियन थे वो कहाँ के थे, फ्रॉम कंटेम्प्रेरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पुष्यमित्र शुंगा। द फर्स्ट आंसर वाज पुष्यमित्र शुंगा। तो याद रखिएगा पहला जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पुष्यमित्र शुंगा एंड वहीं के फेमस वो थे, उसी कोर्ट के थे। सेकंड क्वेश्चन जो मैंने पूछा वो यवन प्रिया कौन से उसको बोलते हैं, यवन प्रिया के बारे में पूछा था मैंने आपसे। तो लेट मी टेल यू द आंसर फॉर दिस एज वेल। यवन प्रिया जो है वो पेपर को बोलते हैं, दैट इज पेपर। ठीक है, यवन प्रिया इज पेपर बेसिकली। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा भी हुआ है, तो ये भी याद रखेगा, यूपीएससी का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना। अगला है मुजरिस एंड टोंडी। मैंने आपसे पूछा था कि मुजरिस और टोंडी इनमें से कहाँ के किस एम्पायर के अंदर आते थे। ठीक है, तो लेट मी टेल यू द आंसर एज वेल। मुजरिस एंड टोंडी जो थे वो चेराज के थे। ठीक है, दैट वाज चेराज। एक्चुअली मुजरिस जो है वो केरला में लोकेटेड है, मुजरी पोर्ट केरला में लोकेटेड है। आपके लिए सवाल मैं पूछता हूँ कि आप इन सब की मुझे कैपिटल्स बता दीजिए, जैसे कि वज्जी किसकी कैपिटल थी, मदुरई किसकी कैपिटल थी, है ना, उरैयूर किसकी कैपिटल थी, या थंजावुर किसकी कैपिटल थी। तो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आई एम आस्क्ड टू यू। प्लीज डू टेल मी द आंसर। दीज आर द थिंग्स व्हिच आई वांटेड टू टेल यू बिफोर द स्टार्ट ऑफ द न्यूज़पेपर। अब मूव करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में। फ्रंट पेज पर आते हैं। सबसे पहली न्यूज़ फ्रंट पेज में दो और नई वैक्सीन जो है वो उनको WHO ने वो दे दिया, परमिशन दे दिया। इन दोनों का नाम क्या है, कॉर्बीवैक्स। पहली है कॉर्बीवैक्स। कॉर्बीवैक्स हैदराबाद के एक बायोलॉजिकल ई नाम की संस्था है, याद रखिएगा, हैदराबाद बेस्ड है बायोलॉजिकल ई। कॉर्बीवैक्स नाम की उसने वैक्सीन बनाई है और इट इज इट इज़ अ प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। ठीक है, प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। और दूसरी जो है आपकी उसका नाम है कोवोवैक्स। ठीक है ना, उसका नाम है कोवोवैक्स विच इज टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोवोवैक्स को लेकर के आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखें, कॉर्बीवैक्स और कोवोवैक्स। कॉर्बीवैक्स कोवोवैक्स, कॉर्बीवैक्स को बायोलॉजिकल ई और कोवोवैक्स जो है वो आपका कौन लेकर के आ रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, विच इज द नैनो पार्टिकल बेस्ड वैक्सीन। अब ये जो है नैनो पार्टिकल बेस्ड है, यानी कि ये इन्होंने किसके साथ मिलकर के बनाने का सोचा है, ये एक कंपनी है यूएस बेस्ड है आपका नोवावैक्स। नोवावैक्स नाम का यूएस बेस्ड है, उसके लाइसेंस के अंतर्गत ये बना रहे हैं। एंड जो कॉर्बीवैक्स है जिसको बायोलॉजिकल ई बना रहा है वो बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन इन हाउस्टन। ठीक है, तो इसके साथ मिलकर के बना रहे हैं। तो दीज आर द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, इसको याद रखिएगा।
अब कल अपन ने बात की थी कि एफसीआरए ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी को लाइसेंस रिन्यूएबल नहीं दिया है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको कल बताया था कि हर 5 साल में रिन्यूएबल करना ज़रूरी होता है। अपने अकाउंट को एफसीआरए के साथ रजिस्टर करना ज़रूरी होता है। एसबीआई दिल्ली में एक अकाउंट खुलवा रहा होता है और सारा रजिस्ट्रेशन, सारा पैसा उसी में आता है, एसबीआई के दिल्ली वाले ब्रांच में ही आता है। ये सारे कुछ नेसेसरी चीज़ें हैं जो कि अभी रिसेंटली 2020 के अमेंडमेंट में किए गए हैं, और 5 साल में रजिस्ट्रेशन कराने वाली बात तो पहले भी हो रही थी। एफसीआरए ने ये कहा कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी को लाइसेंस ना देने का रीज़न उनके जो ऑडिट बुक्स है, उनके जो अकाउंट बुक्स है, उसमें इरेगुलरिटीज़ के कारण है ना। दे आर सेइंग दैट दिस इज बिकॉज ऑफ द इरेगुलरिटीज़। और केवल मिशनरीज ऑफ चैरिटी का नहीं रोका गया, ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं जिनका रोका गया है। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे को डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ आगे मूव कर सकते हैं न्यूज़पेपर में, है ना। जो जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वही आपको पढ़ना जरूरी है, बाकी आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा अपना, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं। आज जो हम एडिटोरियल में देखेंगे एक्चुअली में, उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है जिसके मैं आपको टॉपिक्स बताने वाला हूँ। सबसे पहला यहाँ पे जो हम एडिटोरियल देखेंगे वो है द डेसमंड टूटू द कंसाइंस कीपर। मैंने कल भी आपको इनके बारे में बताया था। सबसे पहली बात जो इनके बारे में आपको याद रखें, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वो ये, कल मैंने आपको रेनबो नेशन के बारे में बताया था। एक्चुअली में रेनबो नेशन नाम का जो शब्द है वो अफ्रीका के लिए यूज़ किया जाता है, अफ्रीका के लिए यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट एथनिक डाइवर्सिटीज़ विच आर देयर, है ना। इस सब के कारण वहाँ पे रेनबो नेशन कहा जाता है। अब ये जो रेनबो नेशन शब्द था ना, वो देशमन टूटू ही लेकर के आए थे, जो आर्क बिशप थे देशमन टूटू, उन्होंने ही ये रेनबो नेशन का नाम का शब्द दिया था, ठीक है ना। तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, और ये आपको याद भी रखना है, ये पूछा भी जा सकता है। और 1984 में उनको नोबेल प्राइज मिला था, ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, है ना। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर आज ऑथर ने भी कुछ चीज़ें बताई है, इनको कंपेयर किया है एक तरीके से कुछ लोगों के साथ, जिसमें एक CF एंड्रयूज आते हैं। CF एंड्रयूज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये इंडियन हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट है। CF एंड्रयूज को दीन बंधु भी कहा जाता था, याद रखिएगा। CF एंड्रयूज को दीन बंधु भी कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? दीन बंधु, ठीक है ना। और इन्होंने एक तरह से मीडिएट किया था स्मुट्स गांधी एग्रीमेंट, जो 1914 में हुआ था। तो अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, स्मुट्स गांधी एग्रीमेंट, जो कि 1914 में हुआ था, ठीक है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीका में इंडियंस बहुत ज़्यादा जाते थे, इमिग्रेंट्स के रूप में बहुत ज़्यादा इंडियंस जाते थे, वहाँ पे काम करते थे, लेकिन उनको वहाँ पे बहुत अधिकार नहीं थे। तो महात्मा गांधी उनके अधिकारों के लिए लड़े थे, और 1914 में महात्मा गांधी ने वहाँ का जैन क्रिश्चियन स्मुट्स नाम का व्यक्ति था, जो वहाँ पे उस समय टॉप एडमिनिस्ट्रेशन पद पे था। तो महात्मा गांधी और जैन क्रिश्चियन स्मुट्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है 1914 में, जिसके बाद क्या चीज़ें होती है कि जो एक तो पहले उनके ऊपर टैक्स लगता था, वो टैक्स एबॉलिश कर दिया गया था। इसके अलावा मैरिज जो थी उनकी, इंडिया में अगर कोई मैरिज करके जाता था उसको अफ्रीका में इलीगल बोल देते थे, लेकिन इंडिया की मैरिज अब अफ्रीका में भी लीगल हो गई थी। और इसके बाद जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट था वो सफिशिएंट बन गया टू एंटर टू द अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। और ये जो दूसरा आर्टिकल आया है, ये ट्रेड डिफेंस वाला, ये उसी के ऊपर आया जो कल मैंने आपको काउंटर एंटी डंपिंग ड्यूटी बताई थी। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है? जैसे मैंने कल आपको बताया था, डंपिंग नाम की एक चीज़ होती है जो चाइना करता है। क्या करता है? उनके यहाँ जैसे बहुत सारी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया, अब उनकी कंट्री में तो बेच दिया उन्होंने, अब उसको क्या करते हैं, उसका प्राइस डिक्रीज करके, प्राइस को जो है बहुत ज़्यादा गिरा करके वो दूसरी कंट्री में बेच देते हैं, ठीक है ना। दिस इज व्हाट दे डू, इसी को कहते हैं डंपिंग, है ना। डंपिंग के लिए WTO में, या WTO जैसे गरुड़ पुराण में होती है ना सजाएं लिखी रहती है, वैसे WTO के लिए, WTO के ग्रंथ में भी डंपिंग के लिए एक सजा है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी मतलब इंडिया एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगा, तो जो प्रोडक्ट वो सस्ता बेच रहे हैं ना, वो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, उसमें एडिशनल टैक्स लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी का मैकेनिज्म है जो कि WTO ने अलाउ कर रखा है। ऑथर का लेकिन ये कहना है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देने से
काम नहीं चलेगा, क्योंकि इससे कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और फिर उसके बाद इंडियन जो सेलर्स हैं उनकी मोनोपोली बढ़ जाती है। तो ये भी गलत होता है, तो ये भी हमको सोच समझ के लगाना चाहिए। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। सोल पॉइंट मैं आपको बताना चाहता था कि एंटी डंपिंग ड्यूटी के भी निगेटिव्स है। ऐसा नहीं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी हमेशा इसीलिए लगाई जाती है क्योंकि अपने आप को बचाना है। कई बार हम फायदा देने के चक्कर में और निगेटिव कर लेते हैं और कंपटीशन को बहुत ज्यादा घटा देते हैं। मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि इंडिया में कोई एक सेलर ही बना रहा है, ठीक है ना, मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया में कोई एक सेलर ही बना रहा है। अब अगर हम फॉरेन की चीज भी नहीं आने देंगे, अगर हम फॉरेन से भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे और नहीं आने देंगे, तो फिर इसका नुकसान ये होगा कि फिर कंपटीशन बिल्कुल घट जाएगा और उसका नुकसान फिर हमारे यहाँ के लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। यहाँ पे राजनाथ सिंह जी ने काफी बॉर्डर रोड्स और ब्रिजेस को अनवील किया है, तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दूं कि अभी रिसेंटली इनॉग्रेशन हुआ है इंडिया के पहले इंडिजिनस क्लास 70 140 फीट डबल लेन मॉड्यूलर ब्रिज का। ठीक है, याद रखिएगा, इंडिया का पहला इंडिजिनस क्लास 70 140 डबल लेन मॉड्यूलर ब्रिज का, विच इज बिल्ट एट अ हाइट ऑफ 11,000 फीट एट फ्लैग हिल। नाम याद रखना, इसका हिल का नाम याद रखना, फ्लैग हिल। फ्लैग हिल इज बेसिकली लोकेटेड इन दोकला सिक्किम। याद रखिएगा, फ्लैग हिल लोकेटेड एट दोकला सिक्किम एंड चिसुम लेडेमचोक रोड, चिसुम लेडेमचोक रोड विच इज लोकेटेड एट उमलिंगला पास एट ओवर 19,000 फीट। तो उमलिंगला पास 19,000 फीट पे ये लद्दाख में है। ठीक है ना, क्या नाम है इसका? चिसुम लेडेमचोक रोड, चिसुम लेडेमचोक रोड उमलिंगला पास में है, ये भी आपको याद रखना है। और मैंने आपको पहला क्या बताया, फ्लैग हिल दोकला सिक्किम में। ठीक है ना, तो ये आपको कुछ याद रखना है। ये जो उमलिंगला पास वाली रोड है ना, चिसुम लेडेमचोक रोड, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है फॉर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा डीआरडीओ ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक क्लोथिंग के रिगार्डिंग। ये डीआरडीओ ने जो बनाया है एक्सट्रीमली क्या नाम है इसका, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम। ये भी दिया गया है 5 इंडियन कंपनीज को। डीआरडीओ ने ये बनाया है बेसिकली क्लोथिंग सिस्टम फॉर दोज हु आर रिसाइडिंग एट अ टेम्परेचर रेंज ऑफ बिलो जीरो से कम डिग्री से टेम्परेचर में जो रह रहे हैं उनके लिए ये क्लोथिंग बनाई गई। सो दिस इज द थिंग विच इज यू कैन अंडरस्टैंड। और ये जो क्लोथिंग है ना, ये +15 से -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। 15 डिग्री से लेकर के -50 डिग्री तक का टेम्परेचर जो है ये क्लोथिंग जो है डीआरडीओ ने जो इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है उसको ये झेल सकता है। तो दैट इज अनदर ग्रेट फीट विच यू हैव टू रिमेंबर। अब अगली देखो जो न्यूज है वो इंडियनाइजिंग द लीगल सिस्टम एंड सुप्रीम कोर्ट व्यूज। अब इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं वो कई चीजें बोल रहे हैं, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियनाइज द लीगल सिस्टम। ठीक है ना, अब देखो ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि गारंटीड श्योर शॉट आज लिख लो, ये मेंस का क्वेश्चन होने वाला है। GS2 में ये पॉलिटी में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या इंडिया के लीगल सिस्टम को इंडियनाइज करने की जरूरत है, और अगर है तो कैसे हम इंडिया के लीगल सिस्टम को इंडियनाइज कर सकते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए, अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो इसको अटेम्प्ट करिएगा। इंडियनाइजिंग द लीगल सिस्टम, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस का व्यू है। मैं आपको बताता हूं क्या क्या एग्जैक्टली वो कह रहे हैं। तो सबसे पहले NV रामना जी जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने कहा इंडियनाइज द लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि टू प्रोवाइड ग्रेटर एक्सेस टू जस्टिस टू द पुअर एज द नीड ऑफ द आवर। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो जो पुअर पीपल हैं जिनको एक्चुअल में लीगल जस्टिस की जरूरत बहुत ज्यादा है, उनको एक्सेसिबल बनाओ ये सिस्टम, क्योंकि ये पहले न केवल ये डिलेड है बल्कि डिस्टेंट भी है। डिलेड भी है और डिस्टेंट भी है। कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने ये बोला कि जब भी एक पुअर व्यक्ति आता है कोर्ट में तो ही फील्स लाइक ही इज आउट ऑफ प्लेस, वो आउट ऑफ प्लेस खुद को फील करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये इंडियनाइज लीगल सिस्टम होता तो ये फिर आउट ऑफ प्लेस फील नहीं करते। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग, है ना। तो यू हैव टू मेक इट, यू हैव टू गेट फ्री फ्रॉम द शैकल्स ऑफ द कॉलोनियल रूल। एंड वही चीज यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनका ये भी कहना है कि इंडियनाइज करने की जरूरत है लीगल सिस्टम को। ठीक है ना।
इसके अलावा जस्टिस नजीर है, उन्होंने ये कहा कि डीकोलोनाइजेशन ऑफ द इंडियन लीगल सिस्टम इज द नीड ऑफ द आवर। डीकोलोनाइजेशन मतलब कि जो कॉलोनियल रूट्स हैं हमारे लीगल सिस्टम के, उनको खत्म करने की जरूरत है, डीकोलोनाइज करने की जरूरत है। जो हमारी मेंटालिटी है वो आज भी ब्रिटिश मेंटालिटी से घिरी हुई है, हमको वो ब्रिटिश और अमेरिकन मेंटालिटी हटानी पड़ेगी और हमको इंडियनाइज करना है सिस्टम को। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। मतलब पुअर पीपल के करीब लाना है, पुअर पीपल को आउट ऑफ प्लेस ना फील हो, जस्टिस जल्दी डिलीवर हो, डिलेड ना हो। और दूसरा जो हमको ये भी देखना है कि कई चीजें हमको अपनी सराउंडिंग को, अपने जो हमारे तौर तरीके हैं, हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो ट्रेडिशंस हैं, हमारे जो कल्चर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए भी हमको जजमेंट पास करने चाहिए। दिस इज व्हाट एक्चुअली दे मीन कि जजमेंट भी कई बार ऐसे होते हैं जो कॉलोनियल मेंटालिटी के हैं। अब जैसे कॉलोनियल मेंटालिटी की मैं आपको बात बताऊं कि हमारा जो लीगल सिस्टम है 1860 का है, ठीक है ना, 1860 का, वो आज तक चेंज नहीं हुआ है ना। यानी सीआरपीसी आईपीसी जो कि मैकले ने बना दी, वो आज तक चेंज नहीं हुई है ना। वो हमको देखने की जरूरत है। जैसे बीच में हमने कुछ चीजें सुधार भी की है, ऐसा नहीं कि हमने इंडियनाइज करने की कोशिश नहीं की, हमने की है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑथर ने एग्जांपल लिया है कि इंडिया में कई जजमेंट ऐसे हुए हैं जिसमें एवोल्यूशन दिखता है, जिसमें दिखता है कि हम मतलब इंडियनाइज करें। जैसे कि यहाँ पे मिड डे मील का एग्जांपल दिया है, यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल का जो मैकेनिज्म है वो इंडियन सिस्टम है, वो इंडिया का ही एक तरीके से कहना चाहिए एडवेंचर है, इंडिया का ही एक तरीके से कहना चाहिए कि वो एक डिस्कवरी है, पीआईएल सिस्टम। सो दैट इज ग्रेट। आर्टिकल 141 का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 141 मैं आपको बता देता हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा आर्टिकल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो भी बोलेगा वो बाइंडिंग होगा ऑन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया एज वेल एज ऑन ऑल द पीपल। मतलब कि अगर आप पार्टी है या नहीं है, पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो आपके ऊपर वो चीज लागू होगा। दिस इज आर्टिकल 141। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बोली गई है। और यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि मनुस्मृति और वेदास का भी आजकल कई बार जजेस जो है हवाला देने लगे हैं। जजेस आर गिविंग द रेफरेंसेस फ्रॉम मनुस्मृति, चाणक्य नीति एंड ये भी एक अच्छी चीज है। लेकिन हाँ, ओवर टोटली डिपेंडेंट अपने को नहीं होना है ऐसा भी। लेकिन हाँ, अगर इफ वी कैन टेक सम एग्जांपल फॉर प्रोग्रेसिव जजमेंट्स एंड ऑल, देन वी हैव टू टेक देम, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पे ऑथर ने बताई। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। यहाँ पे जीआई टैग की मार्क की जा रही है फॉर अपातानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए। तो एप्लीकेशन गई है फॉर गिविंग द जीआई टैग टू द अपातानी विच इज अरुणाचल प्रदेश टेक्सटाइल प्रोडक्ट। अरुणाचल प्रदेश के टेक्सटाइल प्रोडक्ट में आता है ये। और इट इज बेसिकली कहना चाहिए कि अपातानी जो वीवर्स है, अपातानी ट्राइब है विच लिव्स इन द जीरो रीजन विच इज इन द सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट एंड ये अरुणाचल प्रदेश में ऑब्वियस सी बात है। अपातानी ट्राइब वहां पे रहती है जो वीव करती है अपातानी टेक्सटाइल्स को, उनके लिए मार्क की जा रही है कि भैया इनको जीआई टैग प्रमोट करो, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। चाइनीज स्पेस स्टेशन हैज क्लोज शेव विद एलन मस्क सैटेलाइट। अब यहाँ पे देखो, हम नीचे एक्सीडेंट की बात तो करते हैं, रोड में तो गाड़ियां भिड़ती हैं, अब आसमान में मतलब कहना चाहिए स्पेस में गाड़ियां भिड़ने लगी हैं। मतलब स्पेस एक्स का, यहाँ पे स्पेस एक्स का नाम तो नहीं आएगा लेकिन स्टारलिंक का नाम आएगा, विच इज अ डिवीजन ऑफ स्पेस एक्स। स्टारलिंक एलन मस्क की जो कंपनी है उसकी कुछ सैटेलाइट है जो कि बहुत करीब से निकली टियानगोंग के, है ना। टियानगोंग क्या है? टियानगोंग आपको पता है चाइना का नया स्पेस स्टेशन है। स्पेस स्टेशन है कहाँ का? चाइना का, टियानगोंग। और टियानगोंग में ही अभी शेंझू 8 का नाम याद है ना, शेंझू 8 नाम की एक स्पेस क्राफ्ट थी जो कि वहां पे गई थी, उसमें लग गई थी फिर टियानगोंग में जाकर के, है ना, मतलब जुड़ गई थी, डॉक हो गई थी, है ना। लग गई थी बोलूंगा तो आपको लगेगा कि भिड़ गई थी, हाँ। लेकिन अब यहाँ करीब से निकल कट मार के जा रही है, मतलब स्पेस एक्स की जो गाड़ियां हैं वो कट मार के निकल रही है यहाँ पे टियानगोंग को और शेंझू को। तो वो बोल रहे हैं कि भैया आप सही से चला लो, अपनी गाड़ी सही से चला लो, हम कट मार रहे हैं, हमको यहाँ पे बचना पड़ रहा है, बच बच के निकलना पड़ रहा है। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर इन दिस न्यूज आइटम। यहाँ पे आउटर स्पेस ट्रीटी जो है वो न्यूज में आएगी। इसके बाद आउटर स्पेस ट्रीटी को मॉनिटर कौन करता है? यूएन मॉनिटर करता है, याद रखेगा। यूएन इज द मॉनिटरिंग बॉडी फॉर आउटर स्पेस ट्रीटी एंड वही उसके बारे में वहां पे जाकर के वो रो रहा है चाइना वाला आकर के कि भैया देखो हमारे बगल से निकाल कट मार के गए, हम गिर गए वहीं पे,
ये सारी चीजें उन्होंने बोली है, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे हम आते हैं एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम में, वो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो लॉन्च किया गया है। आपको बता दूं कि ये जो है ये सक्सेसर है किसका, हबल स्पेस टेलीस्कोप का। हबल स्पेस टेलीस्कोप का ये सक्सेसर है। एंड जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो मैं आपको बिल्कुल वही फैक्ट्स बताऊंगा जिससे क्वेश्चन बनेगा। एक तो हबल स्पेस टेलीस्कोप का ये सक्सेसर है, दूसरा ये इंफ्रारेड रेंज में काम करेगा। इंफ्रारेड रेंज में काम करेगा मतलब कौन सी लाइट में काम करेगा, इंफ्रारेड लाइट में काम करेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि इसका डायमीटर ज्यादा बड़ा है, हबल स्पेस टेलीस्कोप से ज्यादा बड़ा डायमीटर, इसलिए ज्यादा चीजें ये व्यू कर सकता है ज्यादा अच्छे से। एक और इंपॉर्टेंट चीज में स्पेक्ट्रोस्कोप लगा हुआ है, हबल में स्पेक्ट्रोस्कोप नहीं लगा हुआ था। एक्चुअली स्पेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, स्पेक्ट्रो लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो, लिखा हुआ है यहाँ पे, वैसे मैं आपको बता देता हूं। देखो यहाँ पे लिखा है स्पेक्ट्रोस्कोप आपका क्या करता है, एक तरीके से वो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, स्पेक्ट्रोस्कोप इज अ की इंस्ट्रूमेंट विच इज माउंटेड ऑन द टेलीस्कोप, इट कैन एनालाइज द लाइट रेज एंड टेल अस व्हाट इज देयर। तो एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट है स्पेक्ट्रोस्कोप, क्योंकि ये एनालाइज कर लेता है लाइट रेज को और बता सकता है कि वहां पर क्या है। तो ये चीज हबल में नहीं प्रोवाइडेड थी, लेकिन ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में स्पेक्ट्रोस्कोप अवेलेबल है। तो मैंने क्या क्या बताया आपको, ये ज्यादा बड़ा है, डायमीटर ज्यादा बड़ा है, इंफ्रारेड लाइट में काम करेगा, हबल का सक्सेसर है। और आपको मैंने ये भी बताया कि ये इसमें स्पेक्ट्रोस्कोप लगा हुआ है जो कि बता भी सकता है कि क्या है वहां पे, कितना टेम्परेचर है, क्या चीज़ है, सारी चीज़ बता रही। लैग्रैंज 2 पॉइंट पर इसको स्टैब्लिश किया जाएगा, लैग्रैंज 2 पॉइंट पर। ये L2 का काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लैग्रैंज पॉइंट क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसे मान लो ये आपका ऑर्बिट है, यहाँ पे कोई बॉडी है, यहाँ पे आपने कोई सैटेलाइट भेजी सपोज करो, अब यहाँ पर कोई बड़ी बॉडी होगी, यहाँ पे कोई छोटी बॉडी होगी। अब लैग्रैंज पॉइंट वो पॉइंट होता है, और देखो ये बॉडी भी इस पे ग्रेविटेशनल लगाएगा, ये बॉडी भी इस पे ग्रेविटेशन लगाएगा। लैग्रैंज पॉइंट वो होता है जहां पे सारी जितनी भी बॉडीज होती है बड़ी छोटी, उनका जो नेट ग्रेविटेशन है वो जीरो हो जाता है, मतलब कि वहां पे अपोजिट ग्रेविटेशन नेट जीरो हो जाता है, इसलिए बॉडी जो है वहां पे स्टेबल रहती है। तो लैग्रैंज पॉइंट पे जो बॉडी है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे रहती है, एंड दैट इज द थिंग व्हाई लैग्रैंज पॉइंट पे सैटेलाइट को भेजा जा रहा है, ताकि कोई एक बॉडी के ग्रेविटेशन में के इन्फ्लुएंस में आके बॉडी वहां से चली न जाए, ठीक है ना। इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, ये भी आपको याद मैंने बता ही दिया। एंड द लाइट फ्रॉम द अर्लीस्ट मैसिव यंग स्टार, तो ये सब इनको ये बिल्कुल वो कर लेगा, इंफ्रारेड रेंज में काम कर जो लाइट रहेंगी उनको स्टडी करेगा, एनालाइज करेगा, और जो हिडन क्वेश्चंस है स्पेस के उनको निकालने की कोशिश करेगा। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।